नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आपकी दोस्त अनुराधा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आज के इस वीडियो में जो है हम लोग जो 2013 में यूपी टेट के एग्ज़ाम में जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन बचे हैं जिनको हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। तो आइए चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकर की पंक्तियां हैं। ये पूछा गया है कि ये जो लाइन कही गई है ना कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये जो पंक्ति है ये किस रचनाकार की है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है तुलसीदास, ऑप्शन बी दिया हुआ है कबीरदास, सी है केशवदास और डी है सूरदास। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कबीरदास, क्योंकि ये जो पंक्ति है वो कबीरदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन ए दिया हुआ है उदंत मार्तंड, बी है इतिहास तिमिरनाशक, इतिहास तिमिरनाशक, सी है बनारस अखबार हरिश्चंद्र मैगनीज, बनारस अखबार, और डी है हरिश्चंद्र मैगनीज। तो देखिए, हिंदी का पहला जो पत्र है ये है उदंत मार्तंड, ये सही ऑप्शन है। हिंदी का पहला पत्र जो है वो उदंत मार्तंड है। और एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिए कि ये जो है आपका साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र, यानी कि जो उदंत मार्तंड है ये साप्ताहिक पत्र था। अगर आपसे पूछता है कि दैनिक पत्र यानी कि दैनिक समाचार पत्र कौन है, तो इसका जवाब दूसरा हो जाएगा, यानी कि दैनिक समाचार पत्र। तो ये है समाचार सुधा वर्षण। अगर आपसे पूछता है कि पहला दैनिक समाचार पत्र कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा समाचार सुधा वर्षण। और अगर साप्ताहिक पत्र पूछता है पहला, तो ये होगा उदंत मार्तंड। या फिर हिंदी साहित्य का पहला पत्र, तो ये हो जाएगा उदंत मार्तंड। और ये जो है 1826 में जो है प्रकाशित हुआ था। और इसके जो है संपादक कौन थे ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इसके संपादक थे आपके पंडित युगल किशोर शुक्ल, जो कि आपके कहाँ के थे, तो ये थे कानपुर के। तो अगर सन पूछता है तो 1826 में। और इसके संपादक कौन थे, तो पंडित युगल किशोर शुक्ल, कहाँ के थे, तो कानपुर के थे। तो यहाँ से जो है 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए दिया हुआ है बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सी दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन डी दिया हुआ है श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि जो आपका निबंध है ये जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। काशी नागरी प्रचारिणी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा
किस वर्ष हुई? किस वर्ष में पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1893, बी दिया हुआ है 1893 ईस्वी, बी ऑप्शन दिया है 1900, सी दिया हुआ है 1903 और डी दिया हुआ है 1905। देखिए क्या पूछ रहा है, काशी नागरी प्रचारणी सभा किस वर्ष में हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1893 में। 1893 में जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है हुई थी। और अगर हम 1900 की बात करें तो 1900 में जो है सरस्वती पत्रिका प्रारंभ हुई थी। सरस्वती पत्रिका प्रारंभ हुई थी। अगर आपसे पूछता है सरस्वती पत्रिका किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, तो सरस्वती पत्रिका आपका 1900 में प्रारंभ हुई थी। और 1903 में क्या हुआ था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ये जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो देखिए ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका काशी नागरी प्रचारणी सभा किस वर्ष हुई, तो 1893। सरस्वती पत्रिका कब प्रारंभ हुई, तो 1900 में। और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने 1903 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला दिया हुआ है प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिया हुआ है मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल ये नहीं होगा क्योंकि इनका जो है सुख सागर है। उसके बाद ऑप्शन बी दिया हुआ है सदल मिश्र। सदल मिश्र भी नहीं होगा क्योंकि इनका जो है नासिकेतोपाख्यान है। और ऑप्शन सी दिया हुआ है लल्लू लाल जी। तो यही हमारा आंसर सही होगा क्योंकि प्रेम सागर जो है लल्लू लाल जी की रचना है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है राम प्रसाद चिरंजीवी। राम प्रसाद चिरंजीवी का जो है भाषा योग विशिष्ट है। तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर होगा लल्लू लाल जी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6 A B C D। तो यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रत्यय, ऑप्शन बी दिया हुआ है संज्ञा, सी दिया हुआ है क्रिया और डी दिया हुआ है सर्वनाम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। ऑप्शन लिख लेते हैं प्रत्यय, बी दिया हुआ है संज्ञा और सी है क्रिया और डी है सर्वनाम। क्वेश्चन क्या पूछा है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो देखिए यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो किसके आधार पर होता है, तो संज्ञा के आधार पर भी होता है, सर्वनाम के भी आधार पर होता है और क्रिया के आधार पर भी होता है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछता कि नहीं होता है तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता प्रत्यय। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है क्या कि किसके आधार पर होता है, तो इन तीनों के आधार पर होता है। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर माना गया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है क्रिया को, यानी कि इसको इम्पोर्टेंस समझा गया है कि जो लिंग निर्धारण होता है वो क्रिया के आधार पर होता है। तो इन तीनों में से अगर वरीयता हमें देनी होगी कि इन तीनों में से सबसे पहले जो है किसको प्रायोरिटी देंगे, तो वो हम देंगे क्रिया को। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है 7, बी दिया हुआ है 8 और सी है 9 और डी है 10। तो आप जानते हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं, यानी कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। 8 के नाम आप याद कर लीजिएगा, उसका जो है कारक चिन्ह याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर पूछता कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो यहाँ पर जवाब अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि संस्कृत में कारक 6 होते हैं, हिंदी में कारक 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, घ का उच्चारण स्थान क्या है। घ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है मूर्धा, बी है कंठ, सी है तालु और डी है हमारा दंत्य। तो देखिए घ का जो है उच्चारण स्थान होता है कंठ्य, क्योंकि आप जानते हैं कि कवर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, चवर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, उसके बाद टवर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु और तवर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत्य। तो आप याद कर लीजिएगा कि कवर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और अगर टवर्ग में से कोई अक्षर आता है, कोई भी ट ठ ड ढ ड़, तो टवर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु, और च छ ज झ य में से कोई अक्षर आता है तो इसका हो जाएगा आपका मूर्धा, और तवर्ग में से आएगा तो ये हो जाएगा दंत्य। इसका एक जो है सूत्र भी होता है संस्कृत में, अकह विसर्गा कंठा, यानी कि अ, तो अ से अ का दीर्घ और अ का लघु और दीर्घ दोनों, उसके बाद कवर्ग और ह भी और विसर्ग भी, इन सभी का जो है उच्चारण स्थान होता है कंठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 6 वर्ण किसके योग से बना है। 6 किसके योग से बना है, तो हम आपको बता दें कि 6 जो है ये क प्लस स, यानी कि आधा क और धन ये वाला स, जो कि आपका मूर्धा सा होता है, इससे मिलकर के बना है हमारा 6। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि ज प्लस य से बना है ज्ञ, और त प्लस र से बना है त्र, और ये हो गया। और एक है स प्लस र से बना है स्र। तो ये चारों जो है आप याद कर लीजिएगा, इसमें से कोई भी एक आपसे पूछ सकता है कि 6 जैसे पूछा है कि 6 जो है किसके योग से बना है, तो क प्लस स से बना है। ऐसे ही ज्ञ का पूछ सकता है, त्र का, स्र का पूछ सकता है। तो इसमें सभी जो पहला अक्षर आता है ये सभी आधा होता है, उसके बाद वाला जो है वो पूरा होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में कभी इस पे हलन दे देगा, इस पे नहीं देगा, दोनों पे हलन दे देगा, दोनों पे नहीं होगा, तो इस तरीके से कन्फ्यूज़ करने के लिए आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और ये छांटना है कि अस्पृश्यता कैसे लिखा जाता है। तो हम आपको बता दें कि अस्पृश्यता जो है ऐसे लिखते हैं, इसका शुद्ध वर्तनी होगा ये हमारा सही होगा। इसके अलावा और भी कुछ लिखा होगा तो वो सारा गलत हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन हमारे सी में कि अस्पृश्यता कैसे लिखते हैं, तो सी ऑप्शन में दिया है ऐसे अस्पृश्यता, तो ये हमारा सही हो जाएगा और सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, कवयित्री होता है स्त्रीलिंग। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में दिया है कवयित्री, यहाँ पर लिखने का तरीका अलग है, इत्री ऐसे लिखा है ई, तो ये नहीं होगा। तो कहीं भी अगर दूसरे तरीके से लिखा है तो सारा गलत हो जाएगा, अगर ऐसे लिखा है तो वो सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके वर्तनी शुद्धि में भी दे सकता है कि कवयित्री का जो है शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो कवयित्री हमेशा ऐसे लिखते हैं और कवि का स्त्रीलिंग भी यही होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कवित्री, कवित्री डायरेक्ट दे दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा सही है, यही दिया है। चौथे में भी दे दिया है, मात्राएं इधर उधर कर दिया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरड़ी का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सूर्य, बी दिया हुआ है नाम, सी है युवती और डी है नदी। तो देखिए तरड़ी का पर्यायवाची नाम नहीं होगा, नदी नहीं होगा, ये तो क्लियर है। दो ऑप्शन बचता है सूर्य और युवती। तो तरड़ी का पर्यायवाची सूर्य होता है, युवती भी नहीं होता है। युवती आपका जो है होता है प्रमदा का, सुंदरी का, ये सारे युवती के पर्यायवाची आ जाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बता दें कि तरड़ी और तरीड़ी इन दोनों में फ़र्क होता है, ये अलग है, ये अलग है। क्वेश्चन में क्या है, ये है, ये होता है सूर्य का पर्यायवाची। लेकिन अगर हमसे पूछता है तरीड़ी का पर्यायवाची क्या है, तरड़ी किसका पर्यायवाची होता है, तो ये होता है नदी का पर्यायवाची। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, और ये शब्द जो है बिल्कुल एक ही जैसे है, तो कन्फ्यूज बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। तो तरड़ी का पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन मतलब होता है मछली, मत्स्य। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहला है सिखी, सिखी का मतलब होता है मोर, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन दिया हुआ है सापक, तो सापक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है विभावरी, विभावरी का मतलब होता है रात, तो ये भी नहीं होगा। अगला है हमारा चौथा ऑप्शन मत्स्य, तो मीन का मतलब मत्स्य, मछली होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। पहला ऑप्शन है आत्मजा, ऑप्शन ए दिया हुआ है आत्मजा, बी है नंदनी, सी है भार्या और डी है कन्या। देखिए आत्मजा मतलब क्या होता है, पुत्री होता है। नंदनी मतलब भी पुत्री ही होता है, इसका भी अर्थ। भार्या का अर्थ होता है स्त्री या फिर पत्नी आप कह सकते हैं। कन्या का मतलब होता है पुत्री। तो पूछा है इसमें से कि कौन जो है भिन्न अर्थ बताता है, तो आत्मजा मतलब इसका अर्थ है पुत्री, नंदिनी का भी पुत्री, कन्या का भी पुत्री, ये तीनों जो है पुत्री का अर्थ बताते हैं। अलग अर्थ भार्या का निकल रहा है, तो भार्या यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम मतलब होता है अनोखा, अद्वितीय, यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, बिल्कुल अलग। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, स्वर्गीय, स्वर्गीय मतलब होता है स्वर्ग का, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लौकिक, लौकिक मतलब कि इस लोक का, तो ये भी नहीं होगा। अगला है पार्थिव, पार्थिव मतलब होता है जो पृथ्वी से संबंध रखता हो, उसे पार्थिव कहते हैं। अगला है चौथा ऑप्शन अद्वितीय, तो अद्वितीय मतलब कि अनोखा, वही जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, यानी कि बिल्कुल अनुपम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अद्वितीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कम सुनना, तो कान का कच्चा होना मतलब कम सुनना नहीं होता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है सुनी बात पर विश्वास करना, यानी कि कान का कच्चा मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपने सुना होगा कि किसी की भी कही गई बात पे जो है विश्वास कर लेते हैं। उनको कोई भी दूसरा कुछ भी कह देगा किसी के बारे में, तो वो उसे मान लेते हैं और इधर उधर बात करते हैं। तो कहने का मतलब कि कान का कच्चा होना पहला नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ है सुनी बात पर विश्वास करना, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है दूसरे की बात मानना। तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि कान का कच्चा होना का मतलब कि कोई दूसरा अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी बात पे भरोसा कर लेना, मान लेना। तो तीसरा ऑप्शन यहीं पर दे दिया है कि दूसरे की बात मानना। तो यहाँ मानना और विश्वास करना में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन जो है मिलते जुलते हैं। तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि दूसरे की कही गई बात पे विश्वास कर लेना ये होता है कान का कच्चा होना, न कि केवल मानना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। डी है कान का कमजोर होना, तो ये ऑप्शन जो है वैसे ही नहीं होगा।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स 2013 का जो हमारा हिंदी का सेट था यूपी टेट का, वो इसी के साथ कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करते चलिए। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एजुकेशन के लिए। और बहुत सारे एजुकेशन के करियर टिप्स भी आते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। आवश्यकता पड़े तो उस पर वीडियो भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि आपको सामान्य हिंदी की क्लासेस भी जो है इस चैनल पर मिलती है, मैथ्स की भी क्लासेस आपको मिलेगी। और जो भी आपके सेट है इस समय जो है यूपी टेट का जो है सेट चल रहा है हिंदी का, वो हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स चलते हैं। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।